नमस्कार, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देयर इज़ सम टेक्निकल एरर, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ा देर हुआ इस रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन में। मैं डॉक्टर मिथिलेश सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, श्री अग्रसेन कन्या ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज वाराणसी, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर पूर्वांचल मनोविज्ञान परिषद वाराणसी उत्तर प्रदेश द्वारा 2 दिवसीय नेशनल वेबिनार का आयोजन जो दिनांक 28 और 29 अप्रैल 2020 को किया गया और जिसका शीर्षक इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन था, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। इस वेबिनार की अध्यक्षता डॉक्टर जगदीश सिंह दीक्षित, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, टीडी वर्तमान में कुलाधिपति द्वारा नामित कार्य परिषद सदस्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या हैं। इस वेबिनार के आयोजन सचिव और मैनेजिंग सेक्रेटरी मैं स्वयं रही हूं और संयोजक डॉक्टर ओपी चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, अग्रसेन पीजी कॉलेज, अग्रसेन कन्या ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज वाराणसी रहे हैं। इस वेबिनार के आयोजन समिति में जो लेखनी नाम हैं वो इस प्रकार हैं: डॉक्टर एमएल गुप्ता, रिटायर्ड प्रिंसिपल, पवित्रा महाविद्यालय, मानीराम, गोरखपुर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ नाम और उल्लेखनीय रहे हैं। जिन्हें मैं बारी बारी पढ़ती हूँ। मानीराम, गोरखपुर रहे हैं डॉक्टर अशोक सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जीडी बिनानी पीजी कॉलेज मिर्जापुर। डॉक्टर किरण बाला वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पीजी कॉलेज मिर्जापुर। किरण बाला वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, श्री हरिचंद पीजी कॉलेज वाराणसी रही हैं। इसके साथ ही डॉक्टर कमालुद्दीन शेख, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी रहे हैं। डॉक्टर फहमीदा जैदी, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एसएनपीजी कॉलेज आजमगढ़ रही हैं। इस नेशनल वेबिनार में संपूर्ण देश के कोने कोने से सुझाव और लेख हमें प्राप्त हुए, जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली और अन्य कोनों के अलावा ही 2 प्रतिभागी या 3-4 प्रतिभागी हमें विदेश से भी सम्मिलित हुए हैं। कोविड-19 चीन से आयातित एक वैश्विक महामारी के रूप में आज विश्व के 260 से अधिक देशों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। मानवता के इतिहास में यह पहला अवसर है, शायद ही हमने इस तरह की महामारी को कभी देखा, सुना या कभी महसूस किया हो। इस महामारी जो इतना तेज ये फैली है, इससे बचाव के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 मार्च से लगातार अब तक 3 चरणों का लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है और चौथा चरण जो आज 17 मई को ख़त्म हो रहा है और 18 से शुरू होगा, वो भी कुछ परिवर्तनों के साथ लागू करने की घोषणा उन्होंने अपने संबोधन में दी है। कोविड-19 पूरे वैश्विक परिवेश को एक अनिश्चितता के दौर से गुजरने के लिए विवश कर दिया है। ऐसे में हम सभी अपने घरों की दहलीज तक कैद हो गए हैं। इस महामारी के लक्षण जो हैं वो बिल्कुल सामान्य फ्लू की तरह ही हैं। ऐसी अवस्था में अगर स्वयं के शरीर में भी कोई मौसमी परिवर्तन हो या कोई एलर्जिकल चेंज हो तो लोग इसी बीमारी की आशंका से कांप जाते हैं। इस लॉकडाउन की अवधि में हमारे अंदर, हम लोगों के जहन में बहुत सारी नवीन शब्दावलियों ने भी स्थान बनाया है, जिनसे हम रोज़ दो चार हो रहे हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, वर्क फ्रॉम होम। वास्तव में ये सब सिर्फ एक शब्दावली नहीं है, ये अपने साथ एक नवीन जीवन जीने की शैली लेकर आए हैं और इस नवीन जीवन शैली को हम सबको अब अपनाना होगा। पूरे वैश्विक स्तर पर इस जीवन शैली का पालन करना होगा। ऐसी परिस्थिति में जब लॉकडाउन है, सब कुछ ठप है, बहुत सारे लोग अपने घरों से दूर हैं, कुछ लोग अपने प्रियजनों से दूर हैं, कुछ लोग अपने पैतृक स्थानों से भी दूर हैं और कुछ लोग इस देश से भी दूर हैं। ऐसे में
व्यवसाय ठप है, रोज़मर्रा की क्रियाकलाप, जिंदगी, व्यवसाय सब कुछ बंद सा है। एक अज्ञात भय और निराशा का वातावरण हम सबके चारों तरफ व्याप्त है, जिससे घबराकर हम लोग देख भी रहे हैं, मीडिया में, समाचार पत्र में भी हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी भारतीय और मजदूर हैं वे तेज़ी से पलायन कर रहे हैं। और आप मीडिया में देखिए, समाचार पत्रों में देखिए कैसे जो मजदूर भाई हैं वो भूखे प्यासे नंगे पैर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर परिवार के साथ अपने सामान को अपने ही सिर पर रख के नंगे पैर चिलचिलाती धूप में पैदल ही चलने को विवश हैं। ऐसे में बहुत सारे कारुणिक खबर भी मिल रही है कि काफ़ी सारे लोगों की इस जद्दोजहद में मौत भी हो चुकी है। इसी वातावरण में आप इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि इस समय हमारे देश में मानसिक तनाव बहुत बढ़ा है लॉकडाउन के कारण, और इस मानसिक तनाव से जो मानसिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं उसमें भी 15 से 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस लंबे लॉकडाउन का व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, इस लॉकडाउन के पीरियड में उसकी समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं को हम कैसे समाधान कर सकते हैं, कौन सी कोपिंग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, इसी मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए इस वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी प्रोफेसर AVS मदनावत सर का भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ। सबसे मुख्य बात जो इस वेबिनार के जरिए उभर कर सामने आई वो है सोशल डिस्टेंसिंग की। वास्तव में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बल्कि यह एक फिजिकल डिस्टेंसिंग है। 2 गज की दूरी, जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि ये 2 गज की दूरी की बात है। ना तो ये सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही ये साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग है। हम सभी भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहें, अपने प्रियजनों से जुड़े रहें, अपने जितने भी हमारे दोस्त हैं, इष्ट मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, दोस्तों, सबसे हमको जुड़ के रखना है। 2 गज की दूरी जो कि बात हो रही है वो शारीरिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है, मन की दूरी की बात नहीं हो रही है। तो मन की दूरी कदापि नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात, और उसका अनुपालन कठोरता के साथ और नियम के साथ करना भी चाहिए। हमारी संस्कृति की जो आत्मा है, हमारी संस्कृति की आत्मा वसुधैव कुटुंबकम के भाव से ओतप्रोत है। अतः जो हमारे कल्चर का, भारतीय कल्चर का जो तनाव का पैमाना या स्तर है वो पश्चिमी देशों, जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं, जहाँ की मैं प्रधान संस्कृति है, से बिल्कुल अलग है। हम चिंतित होते हैं, हम तनावग्रस्त होते हैं, हम परेशान होते हैं, लेकिन हम परेशान होते हैं अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, पड़ोस के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, और इससे भी बढ़कर हम परेशान होते हैं संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए। ऐसे में व्यक्ति के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें बहुत कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी पाई जा रही हैं, जो इस वेबिनार में लेखों के ज़रिए सामने भी आई। जो व्यवहारिक समस्याएं हमारे तनाव को बढ़ा रही हैं, जो तनाव के इंडिकेटर्स के रूप में भी आप इन्हें ले सकते हैं, वो हैं क्रोध और चिड़चिड़ेपन की मात्रा का बढ़ जाना, एकाग्रता की कमी का पाया जाना, भय और निराशा के वातावरण का चारों तरफ पाया जाना, भविष्य के प्रति आशंका, भय, अनिश्चितता का पाया जाना, क्योंकि सारी व्यवसाय ठप हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठप है, आर्थिक मंदी की संभावना एकदम सामने खड़ी है, आर्थिक मंदी बिल्कुल सामने खड़ी है। ऐसे में भविष्य के प्रति आशंकित होना, काफ़ी लोगों में इस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं। कुल मिला के व्यक्ति में अवसाद, डिप्रेशन की भावना पाई जा रही है। कुछ लेख ऐसे भी आए जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन के पीरियड में डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा और चाइल्ड एब्यूज़ की घटनाएं भी पाई गई हैं, ये भी बढ़ी हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सुसाइडल टेंडेंसी भी लोगों में बढ़ी है। ये सारी समस्याओं का जो मैंने अभी जिक्र किया, इसका उल्लेख हमें लेखों की विवेचना के द्वारा, जितने लेख हमें प्राप्त हुए उनकी विवेचना के द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा। वास्तव में हर बड़ी आपदा विश्व की जीवन शैली में काफ़ी बदलाव के अवसर लेकर आती हैं, चाहे वह 2008 की आर्थिक मंदी रही हो, चाहे दोनों विश्व युद्ध रहे हों, 9/11 की घटना रही हो, कच्छ, लातूर, उत्तराखंड का भूकंप रहा हो, और तकरीबन इसी श्रेणी में आज कोविड-19 ने भी दुनिया की तस्वीर को बदल कर रख दिया है।
वास्तव में ये तस्वीर ही नहीं बदला है, इसने तकदीर और तदबीर को भी बदल कर रख दिया है। जो हाथ मिलाने से लेकर नमस्ते तक, गले लगने से लेकर 2 गज की फिजिकल डिस्टेंसिंग तक, व्यापक पैमाने पर आयोजित होने वाले महोत्सव, हमारे शादी ब्याह के महोत्सव, तीज त्यौहार, उससे लेकर घर के सदस्यों तक हम सीमित हो गए या उसमें हम परिवर्तित हो गए। इस तरह एक नवीन जीवन शैली हमारे पूरे वैश्विक सभ्यता, पूरी वैश्विक समाज का हिस्सा बनने जा रही है और ये इस वक्त की डिमांड भी है। ये जो नवीन जीवन शैली है, इसमें जो मुख्य डिमांड उभर कर सामने आ रही है वो है आत्मनिर्भरता की। इस आत्मनिर्भरता की जो मांग है, जो इस समय की सबसे महत्वपूर्ण मांग है और इसका स्पष्ट उल्लेख हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में भी दिया है। इस लंबे लॉकडाउन पीरियड में तनाव के कारण लोगों के मानसिक स्वास्थ्य अवश्य प्रभावित हुए हैं। बहुत सारे लेख ऐसे मिले हैं जिन्होंने बताया है कि जो लोगों के मानसिक स्वास्थ्य हैं, इस लंबे लॉकडाउन पीरियड में कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को इन्हांस करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम कौन सी कोपिंग स्ट्रेटजी, कौन सी ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रह सके। जितने भी आर्टिकल्स आए, तकरीबन 85 के ऊपर आर्टिकल्स हमें पूरे देश के कोने कोने से और विदेशों से प्राप्त हुए, जिनका जब विवेचना किया गया, विश्लेषण किया गया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय और सुझाव हमें प्राप्त हुए जिन्हें अगर हम अपने रोज़मर्रा डे टू डे की लाइफ में इस्तेमाल करें तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और तनाव के स्तर को काफ़ी हद तक कम भी कर सकते हैं। उनका उल्लेख मैं आपके सामने एक तरफ से करूंगी, क्रमवार करूंगी। सबसे पहली बात, अफवाहों पर, नकारात्मक समाचारों पर, नकारात्मक व्यक्तियों पर और नकारात्मक परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देना है। कुल मिला के नकारात्मक समाचार, नकारात्मक व्यक्तियों, नकारात्मक परिस्थितियों से हमें हमेशा ही दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि व्यक्ति अपनी सोच में नकारात्मकता को लाएगा तो उसके अंदर चिंता का आना स्वाभाविक है। इसके साथ ही साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी का अनुपालन हम सब को करना आवश्यक है। इसके साथ ही हम लोग अनियंत्रित परिस्थिति क्या है? ऐसी परिस्थितियाँ जिन्हें हम चाहकर भी नियंत्रित नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कोविड-19 भी कुछ ऐसी परिस्थिति है, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, कोई दवा नहीं बनी। ऐसे में जो अनियंत्रित परिस्थिति है उसे नियंत्रित करने का प्रयास कदापि न किया जाए, बल्कि उनकी जगह हमें आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करना होगा और वो सेल्फ डिसिप्लिन हमें इस तरह की परिस्थितियों से समायोजन करने में मदद करेगा। इसके साथ ही इस लॉकडाउन पीरियड में हम सबको एक निश्चित टाइम टेबल, एक निश्चित समय सारणी भी बनानी चाहिए और जिसका दृढ़ता के साथ अनुपालन भी करना चाहिए। हो ये रहा है कि इतने लंबे लॉकडाउन पीरियड में हम किसी समय सारणी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों में देखा जा रहा है कि उनके सोने, उठने, खाने पीने के समूह में भी व्यतिक्रम पाया जा रहा है। कहीं जाना नहीं है तो हम 10 से 11 बजे सोकर ही उठ रहे हैं, खाना दोपहर में 2-3 बजे खा रहे हैं, फिर शाम में इसी तरह के व्यतिक्रम पाए जा रहे हैं, रात की निद्रा पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कुल मिलाकर इस व्यतिक्रम का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए आपको भले ही कहीं ना जाना हो, लेकिन आप एक निश्चित समय सारणी बनाइए कि हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे व्यायाम करना है, खाना है, अपने रुचिकर कार्यों को कब करना है, अपने सृजनात्मक कार्यों के लिए कब समय निकालना है। इसके साथ ही साथ में अध्ययन, अध्यापन और बच्चों के साथ कैसे, कहाँ, कितनी देर, हर चीज़ का एक समय बनाइए और उस टाइम टेबल, समय सारणी का हमें बड़े आत्मानुशासन के साथ और बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करना पड़ेगा। इसके साथ ही सृजनात्मक कार्यों, रुचिकर कार्यों को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। कुछ नवीन सृजनात्मक कौशल, कुछ नवीन कौशल जिन्हें अपने व्यस्त दिनचर्या के कारण शायद आज के पहले सीखने का वक्त न निकाल पाए हों, उनके लिए भी वक्त निकाला जा सकता है और नवीन कौशलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। इन सब के साथ ही जो एक महत्वपूर्ण बात है वो है अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना और उसे और अधिक मजबूत करना। कोविड-19 से
सामना करने के लिए, उसको लड़ने के लिए, उसको सहन करने के लिए और उसके साथ जीवन जीने के लिए हमारे अंदर एक बेहतर इम्यूनिटी पावर का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम पौष्टिक खान पान पर ध्यान दे सकते हैं, पर्याप्त पानी पीना, हो सके तो गर्म पानी पीना या गुनगुना पानी पीना। आप पूरे समय नहीं पी सकते, गर्मी महसूस होती है, प्यास शांत नहीं होती, तो कम से कम सुबह शाम आप गुनगुने पानी को पी सकते हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाती हैं। इसके साथ ही हर्बल टी पीजिए, योग व्यायाम को अपने जीवन दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए और संयमित दिनचर्या का अनुपालन किया जाए। इस लॉकडाउन का असर सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं है, इस लॉकडाउन का असर हमारे घर के बच्चों के ऊपर भी है। जो छोटे छोटे बच्चे सुबह स्कूल जाने में आनाकानी करते थे, जाना नहीं चाहते थे, उन बच्चों को भी आज घर में रहना पड़ रहा है। वो स्कूल जाने के लिए परेशान है, अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए परेशान है। ऐसे में उन बच्चों के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता है। उन्हें किस्से कहानी सुनाना, उनके साथ गेम्स खेलना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, इसके साथ ही आप उन्हें अच्छी बातों को मॉरल स्टोरीज़ के ज़रिए उनमें में आप जनरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, वैल्यूज़ जनरेट कर सकते हैं, जिससे लॉकडाउन पीरियड का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट उन बच्चों के मन मस्तिष्क पर ना पड़ने पाए। इसके साथ ही साथ अपनी पसंद के संगीत का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक ऑल्सो अ स्ट्रेस रिमूवर टेक्निक। नियमित रूप से योगा मेडिटेशन को अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है। कुछ समय आपको प्रकृति के साथ भी बिताना चाहिए, बागवानी करिए, नए फूल पौधे पत्तियां आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम बालकनी आसमान में खड़े होकर स्वच्छ नीले आकाश का आनंद लीजिए, चिड़चियों की चहचहाहट को महसूस करिए, वातावरण कितना साफ और शुद्ध है, ऐसी हवा का आनंद लिया जाए। घर की आंतरिक साज सज्जा को भी हम चाहें तो नए सिरे से कर सकते हैं, जिससे रुचियां बनी रहें। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, उनके साथ अतीत के अच्छे अनुभवों को साझा किया जाए, बच्चों के साथ समय बिताया जाए, भविष्य की सृजनात्मक योजनाएं उनके साथ मिलकर बनाई जा सकती हैं। ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र, ऐसे परिवार के सदस्य जिनसे काफ़ी समय से हमारी बातचीत ना हो सकी हो, उनसे भी अपने ब्रेक कंटेंट को मेंटेन किया जाए, कम्युनिकेशन गैप को भरा जाए। पर्याप्त नींद और विश्राम की भी आवश्यकता है। और इसके साथ ही साथ जो एक चीज़ सबसे ज़रूरी है, वो अपने अपने मोबाइल में हमें आरोग्य सेतु और आरोग्य कवच को डाउनलोड करना चाहिए, जिससे कोविड-19 के बारे में नवीन, उपयुक्त और रेलिवेंट जानकारी हमें समय समय पर मिलती रहे। बहुत सारे लेखों में ये भी सुझाव हमें प्राप्त हुआ है कि आने वाले दिनों में अनेकों प्रकार की मानसिक बीमारियों के उत्पन्न होने की संभावना है। अतः पूरे देशव्यापी स्तर पर प्रत्येक जनपदों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्रों की भी स्थापना की जानी चाहिए। इस वेबिनार में बहुत सारे लेख आए, पर जिनके नाम उल्लेखनीय हैं उनमें से कुछ नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगी। प्रोफेसर नंदलाल मिश्रा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश। डॉक्टर मधु अस्थाना, रिटायर्ड प्रिंसिपल, श्री अग्रसेन कन्या ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज, वाराणसी। डॉक्टर किरण साहू, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जीडीएसजी कॉलेज, मुरादाबाद। डॉक्टर तारेश भाटिया, डीवी कॉलेज, उरई, जालौन। डॉक्टर नीता मिश्रा एंड डॉक्टर प्रतिभा श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महिला महाविद्यालय, किदवई नगर, कानपुर। डॉक्टर पूनम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी, जेपी यूनिवर्सिटी, छपरा, बिहार। डॉक्टर आर.एस. गिरी, एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स, रजा नगर, स्वार, रामपुर। डॉक्टर प्रतिभा श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी, टीकाराम कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़। डॉक्टर रश्मि पंत, एमपी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल। डॉक्टर अल्पना मोहन, एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी, वीएमएलजी पीजी कॉलेज, गाजियाबाद। डॉक्टर सबीहा परवीन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, रामपुर। इसके साथ ही डॉक्टर मीनू बिश्नोई, डॉक्टर सुनील चौधरी, बोथ आर एसोसिएट प्रोफेसर, केजीके कॉलेज, मुरादाबाद। डॉक्टर प्रतिभा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा, बिहार। प्रीति फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई। जनक श्रीवास्तव, टीएनबी कॉलेज, भागलपुर। डॉक्टर शिव कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, गाजीपुर। डॉक्टर रीता सिंह, टीडीपीजी कॉलेज, जौनपुर। इसके साथ ही दो प्रतिभागी जो विदेश से जिनके पेपर उल्लेखनीय रहे हैं, वो हैं डॉक्टर रेशमा तौहीद,
स्कूल काउंसलर, इंक्लूजन एंड पास्टोरल केयर डिपार्टमेंट, जेएसएस प्राइवेट स्कूल दुबई। डॉक्टर धीरा कुल भावे, साइकोलॉजिस्ट, सैन डियागो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। साथ ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा बिहार, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से भी अनेकों रिसर्च स्कॉलर के पेपर्स हमें प्राप्त हुए, जिनमें दिए गए सुझाव इस वेबिनार के लिए उल्लेखनीय पाए गए। अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हम सभी को अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जगाना है। किसी भी हालत में आशावादिता का दामन नहीं छोड़ना है और आशावान बने रहना है, क्योंकि ये तो सत्य है कि रात चाहे जितनी भी गहरी और लंबी क्यों न हो, वो सवेरा होने को नहीं रोक सकती। तो निराशा के दीप बुझाकर चलिए आशाओं के दीप जलाते हैं। दशों दिशाओं में फैले तम को आओ मिलकर दूर भगाते हैं। स्नेह रूपी दीप जलाकर जीवन में उजियारा लाते हैं। निराशा के दीप जलाकर आओ आशाओं के दीप जलाते हैं। अंत में हम सब के मार्गदर्शक, संरक्षक और प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर राम निरंजन सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, क्योंकि बिना इनके मार्गदर्शन, निर्देशन और प्रेरणा के ये वेबिनार अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।